नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों 20 अगस्त को रशिया में एक कार में ब्लास्ट होता है। इसमें एक लेडी जिसका नाम था दारिया डंगिन, उनकी मौत हो जाती है। सुनने में तो ये बहुत आम न्यूज लगती है। देश में हर सिटी में कहीं ना कोई किलिंग्स होती रहती है, लेकिन इस न्यूज को दुनिया भर के हर न्यूज़पेपर ने छापा है, चाहे वो रशिया का हो गया, यूरोप का हो गया या यूएसए का हो गया। इंडिया के भी कई न्यूज़पेपर ने इसके बारे में छापा है। दरअसल ये आम न्यूज तब खास हो जाती है जब इस लेडी के बारे में पता चलता है। ये लेडी एक 29 साल की टीवी कमेंटेटर थी। जो इनके फादर हैं वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजिस्ट हैं। इनका फादर का नाम है अलेक्जेंडर डंगिन, जिनको रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का ब्रेन भी कहा जाता है। और रशिया में और बाकी कंट्रीज में भी ऐसा माना जाता है व्लादिमीर पुतिन की जो फॉरेन पॉलिसी है इसमें बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं अलेक्जेंडर डंगिन। हालांकि ये व्यक्ति कोई पोस्ट नहीं होल्ड करता क्रेमलिन में, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पुतिन का जो वर्ल्ड व्यू है, वो जिस नजरिए से दुनिया को देखते हैं और जो उनकी फॉरेन पॉलिसी होती है वो पूरा इंस्पायर्ड होती है इस आदमी से। तो क्या है ये पूरा इशू, कौन है ये आदमी और क्या इनकी आइडियोलॉजी है, क्या ये कहते हैं यूरोप के बारे में, एशिया के बारे में, अमेरिका के बारे में और इंडिया और चाइना के बारे में, ये सब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। द फाउंडेशन ऑफ जियोपॉलिटिक्स वो बुक है जो रशिया के सारे डिप्लोमेट, सीनियर ऑफिशियल्स, आर्मी लीडर्स, ब्यूरोक्रेट जरूर पढ़ते हैं। इसको टेक्स्ट बुक की तरह इस्तेमाल किया जाता है अकेडमी ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ रशियन मिलिट्री में। बुक को लिखा है अलेक्जेंडर डंगिन ने और ऐसा कहा जाता है ये बुक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखती है रशिया की फॉरेन पॉलिसी में। अलेक्जेंडर डंगिन जो है, ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं को मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन एंड टाइम में प्लान के कुछ चेंज हो जाने की वजह से उस समय इनके कार में मौजूद थी इनकी डॉटर। फॉर्चुनेटली वो ब्लास्ट हो उनकी बेटी की डेथ हो जाती है। हालांकि अभी तक किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी कंट्री ने इस अटैक की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन कई लोग का ये कहना है कि इसके पीछे यूक्रेन है और यूएसए को भी शक की निगाह से देखा जा रहा है इसके लिए। तो सवाल ये उठता है कि ये आदमी ना ही पॉलिटिशियन है, हालांकि पास्ट में थे पॉलिटिशियन, लेकिन अभी कोई पोस्ट नहीं होल्ड करते, ना ही कोई मिलिट्री लीडर है, तो क्यों इनको मारने की कोशिश की गई थी। दरअसल अलेक्जेंडर डंगिन जो थे ये बहुत बड़े सपोर्टर थे रशिया के इन्वेजन का यूक्रेन में। 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था, तब यूएसए ने इन पे भी सैंक्शन लगा दिया था, ये कह के कि ये मेन ड्राइविंग फोर्स थे इस एक्ट के। इनकी डॉटर एग्जैक्टली सेम आइडियोलॉजी रखती थी इन्हीं की तरह, और वो इनकी आइडियोलॉजी को काफी एडवोकेट भी करती थी और प्रमोट भी करती थी रशियन नेशनल टीवी पे। एक बार एक आर्टिकल में उन्होंने ये कह दिया था अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बनता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसके बाद यूएसए ने इनको डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के लिए पे सैंक्शन लगा दिया। और सिर्फ यूएसए ही नहीं, यूके ने भी इन पे सैंक्शन लगा रखा था। ये दोनों फादर डॉटर अपनी आइडियोलॉजी की वजह से जो इन पे सैंक्शन लगा था यूएसए के द्वारा, उसको लेके काफी प्राउड फील करते थे और एक अचीवमेंट की तरह देखते थे सैंक्शंस को। थोड़ा इनके आइडियोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत बड़े सपोर्टर थे रशिया के यूक्रेन पे अटैक के। इनने एक कॉन्सेप्ट दिया था नोवो रशिया का, जिसमें ये कहते थे कि जितने भी यूरेशियन कंट्रीज हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रशिया को एक एम्पायर बनाना चाहिए और जो ओल्ड पावर है रशिया की वो वापस से रिस्टोर करना चाहिए, जिसमें यूरेशियन कंट्रीज के अलावा कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी होंगी। थोड़ा इनकी बुक फाउंडेशन ऑफ जियोपॉलिटिक्स के बारे में जान लेते हैं। ये बुक पब्लिश हुई थी 1997 में। इसमें ये पूरा प्लान बताते हैं कि कैसे रशिया वर्ल्ड का डोमिनेट पावर बन जाएगा और सारी कंट्रीज, चाहे वो यूरोप की हो, एशिया की हो या फिर इवन अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स की हो, इन सब पे इन्फ्लुएंस होगा रशिया का। इस बुक में ये जॉर्जिया और यूक्रेन को पे डायरेक्ट अटैक की बात करते हैं और ऐसा ही हुआ भी। 2008 में रशिया ने अटैक किया था जॉर्जिया पे, जिसके बाद से जॉर्जिया को बहुत बड़ा पार्ट अपना लूज करना पड़ा और ऐसा ही हो रहा है यूक्रेन में। तो इसीलिए इस बुक को कहा जाता है कि ये इन्फ्लुएंस करती है रशिया की फॉरेन पॉलिसी को। इस बुक में रशिया को कहा गया है यूएसए और अटलांटिसिज्म के इन्फ्लुएंस को रोकने की। दरअसल अटलांटिसिज्म वो कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज यानी कनाडा और अमेरिकन कंट्रीज का स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना चाहिए यूरोपियन कंट्रीज के साथ। ये बुक कहती है कि रशिया को एनेक्सेशन या फिर अलायंस का इस्तेमाल करके अटलांटिसिज्म को काउंटर करना चाहिए और फिर अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड करना चाहिए यूरेशियन कंट्रीज में। फिर इन यूरेशियन कंट्रीज को अपने में मिला के रशिया को एक यूरेशियन एम्पायर क्रिएट करना चाहिए। इस यूरेशियन एम्पायर को जो आइडियोलॉजी होल्ड करके रखेगी वो होनी चाहिए एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट की। और इस एम्पायर को क्रिएट करने के लिए रशिया को सबवर्शन, डिसइंटीग्रेशन या डिस्टेबलाइजेशन का इस्तेमाल करना चाहिए।
साथ ही साथ रशिया के पास जो ऑयल, गैस, नेचुरल रिसोर्स का भंडार है उसको रशिया को इस्तेमाल करना चाहिए बुली करने के लिए या प्रेशराइज करने के लिए बाकी कंट्रीज को। और सेम ऐसा हुआ भी, हम लोग ने देखा यूक्रेन वॉर में जब रशिया की करेंसी बहुत ज्यादा गिरने लगी थी तो पुतिन ने कहा कि हमें यूरोप जो गैस खरीदता है उसकी पेमेंट चाहिए रशियन करेंसी में। फिर ये बुक कहती है कि रशिया को ये यूरेशियन एम्पायर क्रिएट करने के बाद सिर्फ यही नहीं रुकना चाहिए, रशिया का जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए वो यूरोप के फिनलैंडाइजेशन का होना चाहिए। फिनलैंडाइजेशन का मतलब होता है किसी वीक कंट्री को अपने अकॉर्डिंग यूज करना और बदले में उसकी इंडिपेंडेंस देना उसको। जो पावरफुल कंट्री है वो कहेगी कि आप हमारे अगेंस्ट मत बोलो, हमें सपोर्ट करो, बदले में आपकी इंडिपेंडेंस मेंटेन रहेगी। अगर आप हमारे अगेंस्ट बोलोगे तो हम आपकी इंडिपेंडेंस छीन लेंगे और आप पे कब्जा कर लेंगे। दरअसल ये वर्ड आया है कोल्ड वॉर के टाइम पे फिनलैंड और यूएसएसआर के जो रिलेशन थे वहां से। इस यूरोप के फिनलैंडाइजेशन के लिए ये बुक कहती है कि जर्मनी और फ्रांस, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज एंटी अटलांटिसिज्म सेंटिमेंट रखते हैं, इसलिए इन दोनों कंट्रीज को एलाई बनाना चाहिए और जर्मनी को एक डोमिनेंट पावर बनने में उसके एरिया में हेल्प करना चाहिए। और यूके को ये बुक सिर्फ एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मिलिट्री बेस की तरह देखती है यूएसए के, इसलिए उसके बारे में कहती है कि यूके को अलग करके रखना चाहिए यूरोप से। इसके बाद फिनलैंड, बेलारूस, मोल्डोवा, रोमानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, सर्बिया, ये सब डायरेक्टली पार्ट होना चाहिए मॉस्को द थर्ड रोम का। दरअसल रशिया का कहना है कि हम राइटफुल सक्सेसर है रोमन एम्पायर का, इसलिए वो ये टर्म यूज करते हैं मॉस्को द थर्ड रोम। पहला एम्पायर हो गया रोमन एम्पायर, दूसरा हो गया बिजेंटाइन एम्पायर जो वेस्ट के रोमन एम्पायर के फॉल करने के बाद बना था, और इसके बाद जो तीसरा है वो कहा जाता है कि ये रशिया है, इसलिए ये लोग मॉस्को द थर्ड रोम वर्ड का यूज करते हैं। यूक्रेन के बारे में ये बुक कहती है कि क्योंकि इस कंट्री की कोई जियोपॉलिटिकल मीनिंग नहीं है, इस कंट्री के पास कोई कल्चर यूनिकनेस नहीं है, कोई इथनिक यूनिकनेस नहीं है, इसलिए ये पार्ट होना चाहिए रशिया का। लेकिन अगर ये कॉर्डन सैनिटरी मेंटेन करके रखे अगेंस्ट अटलांटिसिज्म तो इसको इंडिपेंडेंट रहने देना चाहिए। कॉर्डन सैनिटरी का मतलब होता है एक वॉल टाइप का बना के रखना किसी आइडियोलॉजी को स्प्रेड होने से प्रिवेंट करने के लिए। इसके बाद एशिया में ईरान और अर्मेनिया को ये बुक एलाई की तरह देखती है और ये कहते हैं कि क्योंकि ये लोग आर्यंस है, इनके साथ रशिया को एक्सेस बनाना चाहिए। इस बुक में सबसे शॉकिंग चीज ये है कि आज जो हम लोग देख रहे हैं कि चाइना के साथ रशिया के रिलेशन स्ट्रांग होते जा रहे हैं और चाइना और रशिया को नेचुरल पार्टनर बताया जा रहा है, लेकिन इस बुक में चाइना को एनिमी बताया गया रशिया का। इसलिए इस बुक में कहा गया है कि रशिया को चाहिए कि वो चाइना का जो अटेंशन है वो डाइवर्ट करके रखे साउथ चाइना सी में, और वहां पर जो इतने भी कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट हो रहे हैं चाइना के, उसमें रशिया हेल्प करता रहे चाइना के, ताकि वो साउथ चाइना सी में ही इंगेज रहे, रशिया का जो प्लान है नॉर्थ में वो सक्सेसफुल हो पाए। फिर मंगोलिया को भी ये पूरी तरह से रशियन एम्पायर का पार्ट बताती है। जापान के बारे में ये बुक कहती है कि जापान को मैनिपुलेट करना चाहिए और जो कुरिल आइसलैंड है वो इसको दे देना चाहिए, जिसके बाद वहां पर एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट क्रिएट करना चाहिए और रशिया को उसका फायदा उठाना चाहिए। इंडिया के बारे में इस बुक में ज्यादा नहीं लिखा है। ये बुक इंडिया को सिर्फ एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मिलिट्री बेस की तरह देखती है रशिया के, और ऐसा कहती है कि रशिया को चाहिए कि वो इससे अपने रिलेशन बना के रखे ताकि इस टाइम आने पे इंडिया को यूज किया जा सके। फिर ये सब गोल अचीव हो जाने के बाद ये बुक कहती है कि रशिया को चाहिए कि वो अपना फोकस बढ़ाए फिर अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में, और खास करके जो यूएसए है उसमें सोशल, इथनिक, रेशियल, इन सब के जो डिफरेंस है उसका इस्तेमाल करके इसमें इंस्टेबिलिटी और सेपरेटिज्म को प्रमोट करे। तो ये प्लान देती है ये बुक। हालांकि कोई एक बुक पूरी तरह से किसी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी नहीं डिसाइड करती, लेकिन सिर्फ इस बात से इस बुक की इंपॉर्टेंस का आप लोग पता लगा सकते। रशिया का जितने भी मिलिट्री लीडर होते हैं या फिर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या उनके सीक्रेट सर्विस में जो लोग होते हैं, उनको ये बुक दी जाती है जरूर पढ़ने के लिए। तो बाय नेचुरल जितने भी रशिया के ऑफिशियल्स होंगे वो इसी माइंडसेट के होंगे। तो इतना ही था गाइस इस वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।